वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएँ। ब्रिटेन ने हाल ही में किस उत्पाद पर कर समाप्त कर दिया है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ब्रिटेन ने हाल ही में किस उत्पाद पर कर समाप्त कर दिया है। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, सैनिटरी प्रोडक्ट पर इन्होंने कर समाप्त कर दिया है। ठीक है, ब्रिटेन ने कर को समाप्त कर दिया सैनिटरी प्रोडक्ट पर। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि ब्रिटेन ने महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पादों पर कर को समाप्त कर दिया है। ब्रिटेन ने महिलाओं के सैनिटरी उत्पादों पर कर को समाप्त कर दिया है। इन करों को टैम्पोन टैक्स कहा जाता था। ठीक है, जो ये कर लगते थे इनको क्या कहा जाता था, तो इन्हें टैम्पोन टैक्स कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटेन में जिस टैक्स को समाप्त किया गया है उसे क्या कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसे टैम्पोन टैक्स कहा जाता था, जिसे देश में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। देखिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है ब्रिटेन सरकार ने कि इस कर को जो सैनिटरी प्रोडक्ट थे उन पे जो कर था लगता था उसको इन्होंने बिल्कुल ही समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। कोरोना वायरस के स्रोत की जांच के लिए किस संगठन ने वैज्ञानिकों का एक दल चीन गया है। कोरोना वायरस के स्रोत की जांच के लिए किस संगठन के वैज्ञानिकों का एक दल चीन गया है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए तो सभी को पता होगा कि स्वास्थ्य के लिए कौन काम कर रहा है। तो देखिए डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, हेल्थ के लिए। ठीक है, डब्ल्यूएचओ जो है यही टीम, डब्ल्यूएचओ की टीम एक दल गया है, चीन गया है। ठीक है, कोरोना वायरस के स्रोत की जाँच करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें। ठीक है, नोट से आपका इसे देख लें कि कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति की जांच करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात डब्ल्यूएचओ के वैज्ञानिकों का एक दल चीन गया, चीन के वुहान प्रांत में पहुंच गया है। दिसंबर 2019 में यह बीमारी मध्य चीनी शहर से सामने आई, जिसके बाद यह पूरी दुनिया में फैल गई। तो इसी की जानकारी लेने के लिए डब्ल्यूएचओ के कुछ वैज्ञानिक चीन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। किस भारतीय को यूएनडीपी के अवर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। किस भारतीय को यूएनडीपी के अवर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। यूएनडीपी का पूरा नाम जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, उषा राव मोनेरी। ठीक है, यूएनडीपी की अवर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है उषा राव मोनेरी को। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें। भारत की प्रमुख निवेश पेशेवर उषा राव मोनारी को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो यूएनडीपी इसका नाम होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एंटोनियो गुटरेस ने यूएनडीपी की अवर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। और किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ की ये उषा राव मोनारी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल सोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपिता कहा जाता है। हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल सोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। देखिए पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी देश है। जो यहाँ के जो माइकल सोमर हैं इनको ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपिता कहा जाता है पापुआ न्यू गिनी का।
यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें। माइकल सोमरे जो पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ पापुआ न्यू गिनी जो देश है इसके पहले प्रधानमंत्री थे माइकल सोमरे। इनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। हाल ही में 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इन्हें ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पापुआ न्यू गिनी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ये नेता थे। ठीक है, इसलिए इन्हें ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपिता कहा जाता है पापुआ न्यू गिनी का। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। किस देश में 4200 टन से अधिक सालमन मछली शैवाल के कारण मारी गई है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। किस देश में 4200 टन से अधिक जो सालमन मछली है शैवाल के कारण मारी गई है? किलर एल्गी, ठीक है, इसके कारण मारी गई है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ज़्यादा मारी गई है मछली यहाँ पे चिली में। ठीक है, 4200 टन बहुत अधिक है। 4200 टन से भी अधिक मछलियाँ, सालमन मछलियाँ मारी गई हैं, क्योंकि शैवाल अधिक होने की वजह से मारी गई हैं। तो यहाँ पे चिली में मारी गई हैं। अब यहाँ पे हम देख लें एक्सप्लेन। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में एक शैवाल अर्थात किलर एल्गी का प्रसार को देखा गया है। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश चिली में एक शैवाल जिसे किलर एल्गी कहा जाता है, इसका विस्तार देखा गया है, जिसके कारण 4200 टन से अधिक जो सालमन मछलियाँ फिशेज हैं इनकी मौत हो चुकी है। इस शैवाल के कारण पानी की जो उपलब्धता है उसमें कमी आई है, जिसके कारण सालमन का दम घुटने लगा है। जो सालमन मछली है उसका दम घुटने लगा है शैवाल के कारण। ठीक है, किलर एल्गी के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। WHO और उनके सहयोगियों यूनिसेफ और गावी द्वारा प्रस्तावित इम्यूनाइजेशन एजेंडा अर्थात टीकाकरण एजेंडा का लक्ष्य कब तक 50 मिलियन लोगों की जान बचाना है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। WHO और उनके सहयोगियों अर्थात यूनिसेफ और गावी द्वारा प्रस्तावित इम्यूनाइजेशन एजेंडा अर्थात टीकाकरण एजेंडा का लक्ष्य जो है वो कब तक 50 मिलियन लोगों की जान बचाना रखा गया है? देखिए ये एजेंडा 2030 तक के लिए रखा गया है, 2030। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। 50 मिलियन लोगों की जान बचाना जो एजेंडा रखा गया है, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण का एजेंडा है ये। ठीक है, ये 50 मिलियन लोगों की जान बचाना है 2030 तक। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख ले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके साझेदारों अर्थात यूनिसेफ और गावी एक नई वैश्विक टीकाकरण रणनीति इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 IA 2030 निर्धारित की है। इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक गरीब देशों के 75% बच्चों के साथ 50 मिलियन लोगों की जान बचाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। नीरा टंडन को अमेरिकी व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की है कि भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में व्हाइट हाउस में शामिल होंगी। टंडन कैप की अध्यक्ष और CEO के रूप में कार्य करती हैं और उन्होंने सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस एक्शन फंड के CEO के रूप में भी कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन में, क्वेश्चन पहले पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें। देखिए सेज सीनियर केयर एगिंग ग्रोथ इंजन। देखिए जो सेज है इसका पूरा नाम है कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है ये?
बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सेज किसकी पहल है, किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। अधिकारिता मंत्रालय की पहल है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर मंत्री थावर चंद गहलोत ने वर्चुअली सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पहल लॉन्च किया है। इन्होंने सेज पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसे बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा उत्पादों और सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने सदस्य हैं? गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने सदस्य शामिल हैं? देखिए टोटल जो सदस्य हैं वो 15 सदस्य हैं, ठीक है। 15 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, 15 सदस्य हैं। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में 15 सदस्य हैं। इस परिषद के 5 वीटो धारक स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से हैं, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात, अल्बानिया, घाना और गैबान नामक 5 देशों का चयन किया गया है। 1 जनवरी से उनका कार्यकाल शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। G20 अंतर सरकारी संघ का मुख्यालय कहाँ है? बताएं। G24 सॉरी, यहाँ पे G24 अंतर सरकारी संघ का मुख्यालय है, वो कहाँ स्थित है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए ये वाशिंगटन में है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। G24 अंतर सरकारी संघ का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में स्थित है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मामलों और विकास पर G24 अंतर सरकारी समूह 1971 में लीमा, पेरू में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मामलों और विकास पर G24 अंतर सरकारी समूह 1971 में लीमा, पेरू में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। यह मौद्रिक और विकास वित्त मुद्दों पर विकासशील देशों के समन्वय के लिए G77 का एक अध्याय है। भारत के 24 अर्थात G24 सदस्य देशों के अन्य समूह के साथ इक्वलाइजेशन लेवी, EL का मतलब होता है इक्वलाइजेशन लेवी जैसे उपायों को वापस लेने पर आपत्ति जताई है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। हाल ही में खबरों में रहा सखालिन द्वीप, हाल ही में खबरों में रहा सखालिन द्वीप किस देश में स्थित है? बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्योंकि अभी हाल ही का है और अगर जो करंट अफेयर डेली पढ़ते होंगे उन्हें सब पता होगा, ठीक है। तो तुक्का ना लगाएं, ठीक है। अच्छे से पढ़ लें क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है यहाँ पे। पहले अच्छे से पढ़ लें, देख लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको तैयार हो जाएगा। देखिए सखालिन जो द्वीप है वो रूस में स्थित है, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा सखालिन द्वीप, ये कहाँ है? तो ये रूस में स्थित है। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन। सखालिन द्वीप जापान के उत्तर में स्थित एक रूसी द्वीप है। सखालिन द्वीप जो है वो जापान के उत्तर में स्थित एक रूसी द्वीप है। हाल ही में रूस ने एक वन योजना शुरू की है जिसे इस द्वीप में लागू किया जाएगा, लागू किया जाएगा। और सखालिन द्वीप के अधिकारियों ने 2025 तक द्वीप को कार्बन तटस्थ बनाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF इसका पूरा नाम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकारों को बंधक बनाने वाला देश कौन सा है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन ये।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकारों को बंधक बनाने वाला देश कौन सा है? देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, चीन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है, चीन। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकारों को बंदी बनाने वाला देश है। दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकारों को बंदी बनाने वाला जो देश है वो चीन है, जिसमें कम से कम 127 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है। 127 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है। द ग्रेट लीप बैकवर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म इन चाइना शीर्षक वाली रिपोर्ट में राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के खिलाफ चीन के उल्लंघन का खुलासा किया गया है। द ग्रेट लीप बैकवर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म इन चाइना शीर्षक वाली रिपोर्ट में राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के खिलाफ चीन के उल्लंघन का खुलासा किया गया है। कोविड-19 के संकट के बारे में जनता को सूचित करने के लिए 2020 में कम से कम 10 पत्रकारों और ऑनलाइन टिप्पणीकारों को गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। भारत ने हाल ही में मानव स्वास्थ्य में उन्नति के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए फ्रांस ने ऐसा किया है। भारत ने हाल ही में मानव स्वास्थ्य में उन्नति के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्रांस के साथ किया है। एक्सप्लेन देख लें। भारत और फ्रांस ने मानव स्वास्थ्य में उन्नति के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। CSIR और इंस्टीट्यूट पाश्चर संयुक्त रूप से उभरते और फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों और विरासत में मिली विकारों पर शोध करेंगे। यह समझौता ज्ञापन दुनिया भर के लोगों को प्रभावी और किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत ने किस देश के साथ या किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये अफगानिस्तान पर किए हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, अफगानिस्तान। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन। भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में राहत भेजने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है, जिसे सड़क मार्ग से पाकिस्तान के रास्ते ट्रक काफिले में भेजा जाएगा। WFP ने मानवीय संकट का सामना कर रहे अफगानों का समर्थन करने के समझौते के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। कौन सा क्षेत्र 3 तूफानों यूनिस, फ्रैंकलिन और डडले से प्रभावित हुआ है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। कौन सा क्षेत्र 3 तूफान यूनिस, फ्रैंकलिन और डडले से प्रभावित हुआ है? तो देखिए यूरोप प्रभावित हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, यूरोप। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि तूफान यूनिस से लंदन के लिए पहली बार लाल मौसम की चेतावनी दी गई थी। तूफान यूनिस ने लंदन के लिए पहली बार लाल मौसम की चेतावनी दी। 1987 में ग्रेट स्टॉर्म ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस में आने के बाद से यह यूरोप में सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक था। ब्रिटेन, आयरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और पोलैंड में पेड़ गिरने, मलबे और तेज हवाओं से 15 से अधिक लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ लें उसके बाद ही आंसर दें।
हाल ही में किस देश ने सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए $52 बिलियन की सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए $52 बिलियन की सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो देखिए ये अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए सब्सिडी में $52 बिलियन प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। चिप की जो चिप्स है इसकी कमी ने दुनिया भर में उत्पादन को बाधित कर दिया है। चिप्स की कमी ने दुनिया भर में उत्पादन की जो कमी है उस उत्पादन को बाधित कर दिया है। सीनेट ने पहले जून में चिप्स कानून पारित किया था। जो अमेरिकी सीनेट ने पहले जून में चिप्स कानून पारित किया था, जिसे अमेरिकी प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए $190 बिलियन अधिकृत किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन को पढ़े उसके बाद आंसर दें। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज AWEB का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, किस देश में स्थित है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ये दक्षिण कोरिया है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज दक्षिण कोरिया। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज ए, ठीक है, WEB की स्थापना 2013 में सोंगडू दक्षिण कोरिया में हुई थी। यह चुनाव प्रबंधन निकायों का पहला वैश्विक संगठन है और इसमें सदस्यों के रूप में 118 EMBS और सहयोगी सदस्यों के रूप में 20 क्षेत्रीय संघ शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस का दौरा किया और चुनाव आयोग के साथ बैठक की और दोनों देशों में बड़े NRI समुदाय के साथ बातचीत की। उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों से विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने का आग्रह भी किया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जब अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा था, ठीक है, यूक्रेन और रसिया का जब युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या था? ये क्या है? जो जितने भी लोग वहाँ फंसे थे ये ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन देख लें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम ऑपरेशन गंगा है। अब तक भारत अपने 1000 से अधिक नागरिकों को यूक्रेन से वापस ला चुका है। इसमें हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाक गणराज्य के साथ सीमा पार करने वाले बिंदुओं के माध्यम से भारतीयों को निकालने में सहायता के लिए 24/7 नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। 24 घंटे वहाँ पे उनके लिए सहायता दी जाएगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय तूफान का क्या नाम है जिसमें 3 दक्षिणी अफ्रीकी देशों पर दस्तक दिया था? उष्णकटिबंधीय जो तूफान था उसका नाम क्या है जिसने 3 दक्षिणी अफ्रीकी देशों पर दस्तक दिया था? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका नाम है एना। ये जो उष्णकटिबंधीय तूफान था इसका नाम है एना। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। उष्णकटिबंधीय तूफान एना ने 3 दक्षिणी अफ्रीकी देशों को प्रभावित किया जिसके कारण 70 लोगों की मौत हुई। इस तूफान ने मोजाम्बिक और मलावी में प्रवेश करने से पहले मेडागास्कर में प्रवेश किया। मेडागास्कर ने 41 और मोजाम्बिक ने 18 और मलावी ने 11 लोगों की मौत की सूचना दी है। क्वेश्चन नंबर 19 है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक लोगो का अनावरण किया है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए यहाँ पे बेल्जियम, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा।
अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि भारत और बेल्जियम के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया है। बेल्जियम भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध रखने वाले पहले यूरोपीय देशों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके स्क्रीन पर। आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका पूरा नाम है, किस संस्था के अंगों में से एक है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था का नाम है, ठीक है, ये ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। आर्थिक और सामाजिक न्याय परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इनमें महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य शामिल हैं। भारत को हाल ही में चार संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इकोसॉक, इसे वैसे पढ़ेंगे तो इकोसॉक भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका पूरा नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल निकायों के लिए चुना गया है। सामाजिक विकास आयोग गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। यूरोपीय आयोग ने कानून के उल्लंघन के लिए किस देश पर कार्रवाई करना शुरू किया है? यूरोपीय आयोग ने कानून के उल्लंघन के लिए किस देश पर कार्रवाई शुरू की है? तो बताएं क्या होगा। तो देखिए हंगरी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। यूरोपीय आयोग ने कानून के उल्लंघन के लिए हंगरी पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि यूरोपीय आयोग ने कानून के उल्लंघन के लिए हंगरी पर कार्रवाई शुरू की है। यह अंततः हंगरी को समर्थन भुगतान सपोर्ट पेमेंट के आंशिक निलंबन का कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर। एंथनी अल्बनीज ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एंथनी अल्बनीज ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब ये ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्रपति होंगे ये एंथनी अल्बनीज होंगे, इन्होंने जीत हासिल की है। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन। हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रपति चुनाव में लेबर पार्टी के स्कॉट मॉरिसन के नेशनल संगठन, लेबर पार्टी ने स्कॉट मॉरिसन के लिबरल नेशनल संगठन के गठबंधन के 52 की तुलना में से कम 72 सीटें जीती हैं। 52 की तुलना में से कम 72 सीटें जीती। एंथनी अल्बनीज के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी 2013 के बाद पहली बार सत्ता में आने जा रही है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की सरकार ने हार स्वीकार कर ली है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। इब्राहिम मोहम्मद साले, ठीक है, ये चर्चा में है क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा क्वेश्चन। इब्राहिम मोहम्मद साले जो हाल ही में भारत आए थे किस देश के राष्ट्रपति हैं? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ये अभी हाल ही में भारत आए थे इसलिए चर्चा में बने हुए हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। देखिए इब्राहिम मोहम्मद जो साले हैं ये मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, ये मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद साले, ठीक है, क्योंकि पूछा जा रहा है किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पे आप देख ले एक्सप्लेन। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद साले 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुँचे। भारत और मालदीव ने व्यापार, रक्षा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वीप राष्ट्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की इन्होंने। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये G20 की बात हो रही, भारत में बहुत तेज़ी से चल रही G20 की बात। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। 2023 में किस देश के पास G20 की अध्यक्षता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्योंकि G20 की अध्यक्षता कहाँ होने जा रही है सभी को पता है। तो देखिए ये ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, भारत के पास है। G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत के पास है। तो यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन। भारत दिसंबर 2022 से 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, ये भारत करेगा। विदेश मंत्रालय MEA ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, CDRI और ADB के अध्यक्ष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।